हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इक्विलिब्रियम स्टेट पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है मैंने आपको समझाया था। हेबर प्रोसेस से जब अमोनिया बनाते हैं तो उस रिएक्शंस में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उसको हम लोगों ने सीखा था। अब हम लोगों ने आप लोगों ने यह भी पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट एंड द एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेज होते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से आपको समझा दिया था मैंने, और ये समझाने के लिए मैंने यूज किया था फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। तो उसी रिएक्शंस को लेकर के मैं और भी जो इफेक्ट हैं उन सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। चलिए, जैसे हेबर प्रोसेस से हम लोगों ने बनाया था अमोनिया, नाइट्रोजन की रिएक्शंस हाइड्रोजन से आपने कराया था और अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ था, और आपने देखा था कि ये रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शंस में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, और इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि किलो कैलोरी इसकी वैल्यू है। तो ये हम लोगों ने ये एक्सोथर्मिक है तो आपने पढ़ रखा था, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक होगा ही होगा। और इसका इफेक्ट टेम्परेचर का क्या होता आपने पढ़ लिया था कि हेबर प्रोसेस में अमोनिया का फॉर्मेशन कॉमर्शियल स्केल पे करने के लिए टेम्परेचर को लो करके इस रिएक्शंस को कराया जाता है, जो कि हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया के लिए ये जो कंडीशन है वो बहुत ही सुटेबल होता है। तो चलिए अब देखते हैं कौन सी कंडीशन प्रेशर की सही होगी अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए। क्या इस रिएक्शन को हाई प्रेशर पे कराया जाए या इस रिएक्शन को लो प्रेशर पे कराया जाए, कौन सा कंडीशन ज़्यादा सुटेबल होगा उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं, टेम्परेचर तो हमने पढ़ लिया था, नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हम लोग यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि हेबर प्रोसेस से अमोनिया का जब फॉर्मेशन करते हैं तो कौन सी कंडीशन है जो कि फेवरेबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। और इसमें हम लोग यह भी सीख लेंगे कि टेम्परेचर का, प्रेशर का, सारे का इफेक्ट कैसे पड़ता है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम स्टेट पे। तो चलिए उसको अब हम लोग सीखते हैं। तो प्रेशर, तो आप जानते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो प्रेशर ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो उसके प्रेशर कम होंगे। इसे दो तरह से समझा जा सकता है, पहले मैं एक तरह से समझा देता हूं, उसके बाद फिर दूसरी तरह से मैं समझा दूंगा आपको। तो ये प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं। आप यहाँ देखिए रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 4 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज 2। तो रिएक्टेंट का प्रेशर ज्यादा है और प्रोडक्ट का प्रेशर कम है, क्योंकि प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका प्रेशर कम है। तो चलिए यदि आप प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो लीचा-टेलियर प्रिंसिपल यही बताता है कि इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनर्ट गैस, कैटलिस्ट, ठीक है, इन सभी में से किसी एक फैक्टर को यदि आप चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम भी उस रिवर्सिबल रिएक्शन का उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है जिधर जाने से इस चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और ये सॉरी प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर जब आप बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शन विल शिफ्ट in direction in which the pressure is get reduced। आप प्रेशर आपने बढ़ाया तो उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, इस रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा जिस डायरेक्शन में जाने से प्रेशर घटता है। तो आप बताइए, प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रोडक्ट में प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है और आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, और जब राइट डायरेक्शन में जाएगी तो अमोनिया का फॉर्मेशन ज्यादा होगा।
और हम लोग अमोनिया कॉमर्शियल स्केल पे फॉर्मेशन कर रहे हैं, बना रहे हैं उसको, हमें अमोनिया ज्यादा बननी चाहिए। मीन्स for the formation of ammonia by Haber process on commercial scale, this reaction must be carried out at high pressure. Means high pressure is favorable for the formation of ammonia. हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इससे ये क्लियर हो गया। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। तो चलिए इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं उन सभी को देख लेते हैं। तो आपने प्रेशर को फर्स्ट इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज, तो इक्विलिब्रियम राइट साइड शिफ्ट हुए या लेफ्ट साइड। देखिए प्रेशर इंक्रीज, जिधर किधर शिफ्ट करेगा, जिधर प्रेशर जिस डायरेक्शन में कम होते हैं किधर है, राइट डायरेक्शन प्रोडक्ट में। मींस व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज देन equilibrium shift in right direction, राइट। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, प्रेशर बढ़ाएंगे तो जब राइट डायरेक्शन शिफ्ट होंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इंक्रीज होंगे, RF will increase and RB will decrease। नेक्स्ट और भी क्या इसके इफेक्ट होंगे, अमोनिया ज्यादा बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीज। नेक्स्ट और क्या इफेक्ट होगा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का डिसोसिएशन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में घट जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, dissociation of NH3 decrease, घट जाएंगे। कौन से रिएक्शन का रेट बढ़ा, फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, लेफ्ट टू राइट हुआ ना, तो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए। इसके फॉर्मेशन ज्यादा हो गए, इसके डिसोसिएशन कम हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड डिक्रीज कर गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड इंक्रीज कर गए। ठीक है, तो इतने इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो जस्ट इसके रिवर्स सारे हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ये था आपका प्रेशर का इफेक्ट। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, देखिए तो वॉल्यूम और प्रेशर दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, P प्रोपोर्शनल 1/v। तो चलिए अभी आप क्या करते हैं, यहाँ से वॉल्यूम को इंक्रीज कर दीजिए तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएंगे। तो यही सिचुएशन आ गया ना, जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर जाने से प्रेशर बढ़ते हैं, यानी रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाएंगे, यानी RB इंक्रीज, RF विल डिक्रीज, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया डिक्रीज, formation of ammonia, formation of NH3 will decrease। ठीक है, means dissociation, formation of ammonia decrease means dissociation increase, and dissociation of NH3 will increase, right। तो इस तरह होगा। तो वॉल्यूम की इफेक्ट हो गए, प्रेशर की इफेक्ट हो गया, टेम्परेचर का हम लोगों ने पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी रेट को, ये कैटलिस्ट तो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाता है, यानी ये रेट ऑफ बैकवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड दोनों की रेट को बढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम अटेन करने में जो टाइम लगता था वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो कैटलिस्ट मेक डिक्रीज द टाइम टेकन इन द इक्विलिब्रियम टू स्टेबलाइज द इक्विलिब्रियम स्टेट, तो उसको वो उस टाइम को रिड्यूस कर देगा। तो नेक्स्ट अब है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। देखते हैं इनर्ट गैस का इफेक्ट क्या होता है। देखिए जो इनर्ट गैस की इफेक्ट है, ये दो तरह से हम लोग इनर्ट गैस ऐड करते हैं।
फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इनर्ट गैस का एडिशन दो कंडीशन में किया जाता है, एक एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो फर्स्ट हम लोग सीखते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हैं तो क्या होगा। तो देखिए, जब वॉल्यूम को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम का पी जो होते हैं वह वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये कांस्टेंट है तो प्रेशर भी कांस्टेंट, मींस देयर इज नो इफेक्ट of the addition of inert gas at constant volume. These situations में no effect on equilibrium, इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अब सेकंड देखते हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप यहां ध्यान दीजिए, यदि कांस्टेंट प्रेशर पे आप इनर्ट गैस ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। जैसे देखिए कैसे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसी में सारे रिएक्टिंग स्पीशीज प्रेजेंट है और इसमें एक ये पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है आपका पिस्टन, और इसमें आपने रिएक्शन मिक्सर ले रखा है, यहाँ नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, वो अमोनिया बन रहे हैं। अब इसमें प्रेशर है, ठीक है, तो मान लेते हैं इन सभी के जो प्रेशर है जो एग्जर्ट कर रहे हैं, आपने इसको फाइंड आउट कर लिया। इसकी जो प्रेशर कुछ भी है इसको मान के चलते हैं, मान ली प्रेशर P है। अब इसमें आपने इनर्ट गैस ऐड कर दिया, इनर्ट गैस। तो जब इनर्ट गैस आपने ऐड कर दिया तो गैस का प्रेशर, तो इनर्ट गैस में अब इसमें प्रेशर बढ़ाना लगाना चालू कर देंगे, क्योंकि पहले जो प्रेशर हो रहा था इन सारे गैसेस, अमोनिया गैस में था, हाइड्रोजन गैस फेज में था, नाइट्रोजन गैस फेज में था, तो सभी मिलकर के ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे। अब जो एडिशनल आप इनर्ट गैस इसमें डाल दिए तो प्रेशर, टोटल प्रेशर तो अब बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ क्या, प्रेशर मस्ट बी, यू हैव टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट। जब आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं तो प्रेशर को बढ़ने नहीं देना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। और प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, ये जो है ये जो प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर जो होते हैं वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो प्रेशर यहाँ इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो जब यहाँ से प्रेशर इंक्रीज कर गया, यहाँ इसको आप डाल दिए तो प्रेशर बढ़ गया, लेकिन प्रेशर को हमें कांस्टेंट रखना है ना। तो देखिए, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम को घटाना होगा, ठीक है, लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए क्या, इस वॉल्यूम को हमें एक्सपेंड करना होगा। अब क्या हुआ, इनर्ट गैस ऐड की, मान लेते हैं ये प्रेशर था, थोड़ी सी बढ़ गई, तो घटाने के लिए पिस्टन को ऊपर खिसकाएंगे। तो प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए वी मस्ट हैव टू इंक्रीज द वॉल्यूम, और जब वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे उसको, ठीक है, तो वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, राइट, और प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज कर जा रहा है यहाँ से। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ने से, ठीक है, प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखा, ठीक है, तो यहाँ से ये जो पार्शियल प्रेशर इसके थे, ठीक है, जो गैस में इस रिएक्शंस में जब हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे इसे बढ़ा दे, ये हमें ऐड करेंगे तो वॉल्यूम यहाँ इंक्रीज हो जाएंगे, और C क्या होते हैं, कंसंट्रेशन NYV। तो V बढ़ा रहे हैं आप तो C क्या होंगे, घट जाएंगे कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जब घट जाएंगे, C इज इक्वल टू N/V, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, V इज द वॉल्यूम। अब आप ये देखिए, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ गए तो C घट गए, तो C घट गए तो कंसंट्रेशन घट गए, कंसंट्रेशन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स आल्सो। तो यहाँ से आप देखिए कंसंट्रेशन C घट डिक्रीज कर जाएंगे, C यदि डिक्रीज करेंगे तो इसके ये उस डायरेक्शन में इसके इक्विलिब्रियम शिफ्ट होंगे जिधर जाने से कंसंट्रेशन बढ़ जाता हो, यानी कि N का वैल्यू ज्यादा हो, ठीक है। तो जब N की वैल्यू ज्यादा हो तो यहाँ से देखिए N की वैल्यू किधर ज्यादा है, रिएक्टेंट में ज्यादा है, प्रोडक्ट में कम है, यानी इनर्ट गैस को जब आप ऐड करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, तो वॉल्यूम
हमें बढ़ाना होगा प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए, और जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन घट जाएंगे, और इस कंसंट्रेशन जब डिक्रीज करेंगे तो ली चाइटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसकी इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे जिधर जाने से कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और ये कंसंट्रेशन यहाँ देखिए n के प्रोपोर्शनल है, n बढ़ेगा तो C बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स की ज्यादा है, यानी डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया ज्यादा होने लगेगा, अमोनिया का फॉर्मेशन कम होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड घट जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको सारी इफेक्ट को चेंज करके हमने इस हेबर प्रोसेस में क्या होता है, कब क्या बढ़ाने से क्या होंगे, किस पे कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट होगा, मैंने समझाया आपको। अब एक कोई और मैं एग्जांपल लेता हूं ताकि आप और भी अच्छी तरह से समझ जाए, उसको मैं बताता हूं। नेक्स्ट हम लोग और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझते हैं डिसोसिएशन ऑफ PCl5 को लेते हैं एग्जांपल। डिसोसिएशन ऑफ PCl5 और उस रिएक्शंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर प्रेशर का, उसको स्टडी करते हैं। डिसोसिएशन ऑफ PCl5। PCl5 डिसोसिएट होकर के PCl3 एंड Cl2 बनाते हैं। हमें ये स्टडी करना है कि डिसोसिएशन ऑफ PCl5 के सिचुएशंस में टेम्परेचर चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें, वॉल्यूम चेंज कर दें, यानी किसी भी एक फैक्टर में यदि चेंज लाई जाए जो कि इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करता है, इक्विलिब्रियम स्टेट को, तो क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ स्टडी करना है। तो चलिए हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोग PCl5 को हीट करते हैं तो ये दो पार्ट में डिसोसिएट हो जाता है, PCl5 PCl3 में और Cl2 में, और ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। चलिए अब हमें ये देखना है कि ये जो रिएक्शंस है, यदि इसके स्टडी करने हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की स्टडी करनी है, तो हमें ये पहले पता करना होगा कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग, मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी रिएक्शंस के बारे में उसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये यदि पता करना है तो आपको केवल ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये पता करना होगा। तो चलिए यहाँ मान लेते हैं कि ये रिएक्शंस में आपको पता है यदि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है तो आप इसका टेम्परेचर का डिस्कशन आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं जनरली मान करके चलता हूं कि ये जो रिएक्शंस है ओवर फॉरवर्ड डायरेक्शंस में मान लेते हैं हम लोग कि फॉरवर्ड डायरेक्शंस में मान लेते हैं यदि एक्सोथर्मिक हो जाए तो बताइए क्या होंगे, ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको। ये तो मैंने एक पार्टिकुलर रिएक्शन लिया, मान लीजिए जनरल रिएक्शन है हमारे पास, ऐसा हम इसको मान के चलते हैं। अब यहाँ पर हमें ये बता दिया जाए कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। तो सिंपल सी रिएक्शन यदि एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे तो उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी PCl5 का डिसोसिएशन कम होगा, राइट। और PCl3 Cl2 का फॉर्मेशन कम होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड घट जाएगा। यदि ये रिएक्शन
एंडोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उस डायरेक्शन में जाएगा, इधर जाने से टेम्परेचर घटता है और घटता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी डिसोसिएशन PCl5 का बढ़ जाएगा। बात आ रही समझ में? तो इसको हीट करने के बाद ये डिसोसिएट होता है, यानी हीट की जरूरत पड़ती है ना, तो हीट की जरूरत पड़ी तो वह रिएक्शन जिसमें हीट की जरूरत पड़ती है वो तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है। तो इस तरह से मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग टेम्परेचर का इफेक्ट जो है आप किसी भी रिएक्शंस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये होगा टेम्परेचर का एक्सप्लेनेशन। चलिए अब देखिए नेक्स्ट इसमें प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो आप देखिए प्रेशर को बढ़ा देंगे, चलिए तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो किस डायरेक्शन में जाएगा, इधर जाने से प्रेशर घट जाता है, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ा दिया। और प्रेशर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स 2 है, रिएक्टेंट में 1 है, यानी इधर प्रेशर ज्यादा इधर प्रेशर कम, तो प्रेशर बढ़ा दिए तो किधर जाएगा, इधर जाने से प्रेशर घटता है, किधर जाने से घटता है, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट या रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो जनरली आप बताएंगे प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, यानी आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। अब जब लेफ्ट में शिफ्ट करेगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड घट जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ जाएगा, PCl5 का डिसोसिएशन कम होगा, PCl5 का देखिए PCl3 और Cl2 दोनों आपस में मिलकर PCl5 का फॉर्मेशन ज्यादा करेंगे, इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड। दैट्स ऑल। नेक्स्ट अब वॉल्यूम का देखेंगे, तो इसी तरह से वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएंगे, तो फिर प्रेशर वाली इफेक्ट भी ला देंगे हम लोग। तो इस तरह से शायद आप लोगों ने ये सीख लिया होगा कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस की जो इक्विलिब्रियम होती हैं वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उस पर क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का, प्रेशर का, इनर्ट गैस का, वॉल्यूम का, तो कैटलिस्ट का, तो आपने इसको अच्छी तरह सीख लिया होगा। तो ये हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट इसके बाद अब हम लोग स्टडी करेंगे जो भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ा उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे बनाया जाए उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं और आप सभी लोग इन सभी को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ में। ओके, थैंक्स टू ऑल।